बच्चों आज का टॉपिक है फेजर एंड फेजर डायग्राम। तो बेटा फेजर क्या है? एक वेक्टर है जो उसके टेल के अबाउट रोटेट करती विथ एन एंगुलर स्पीड ओमेगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो बेटा, जैसे ये एक वेक्टर है, ये उसकी टेल है, इसको ओरिजिन भी बोल सकते हैं हम। तो इस टेल के अबाउट ओमेगा एंगुलर स्पीड से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती। ठीक है, अब हमने जो वेक्टर का ओरिजिन था, यानी जो उसकी टेल थी, उसी को ओरिजिन मान लिया है। ये देखो, ओरिजिन मान के हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तैयार कर लिए। इसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ये वर्टिकल एक्सिस। तो बेटा जीरो समय पे ये फेजर कुछ ऐसी थी। एट टाइम इक्वल 0 और टी समय पे कुछ यहां पर आ गई बेटा। टी समय पे कुछ इतनी रोटेट हो गई। ठीक है, तो ये थीटा कितना हो जाएगा? ये थीटा हो जाएगा ओमेगा टी। थीटा क्या है बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। थीटा कितना हो गया बेटा? ओमेगा टी हो गया। तो ये बेटा तुम्हारी फेजर, एक रोटेटिंग वेक्टर। अब एसी सर्किट में इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो बेटा एसी सर्किट के अंदर लेंथ ऑफ फेजर, लेंथ ऑफ फेजर represents the peak or maximum value of EMF और करंट। ठीक है बेटा, जो फेजर है वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू यानी ई नॉट, या फिर करंट की मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट की। ठीक है, अब देख बेटा, जैसा बेटा ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस, ये हमारी फेजर है। एट टाइम इक्वल टी, ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा? ओमेगा टी। तो देख, मैं इसके दो कंपोनेंट कर सकता, ये एक ही वाला कंपोनेंट बेटा, और एक ये वाला कंपोनेंट। ठीक है, दो कंपोनेंट। ये कहलाएगा, ब्लैक वाला कहलाएगा उसका प्रोजेक्शन ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और ब्लू वाला कहलाएगा प्रोजेक्शन ऑन वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, अब चलो भाई, ये फेजर रिप्रेजेंट कर रही पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ को, ई नॉट को। तो ब्लैक वाला कंपोनेंट हो जाएगा ई नॉट कॉस ओमेगा टी, और ब्लू वाला कंपोनेंट हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब बेटा ये ई नॉट साइन ओमेगा टी या ई नॉट कॉस ओमेगा टी, ये क्या है बेटा? तो याद करो, ई इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी और ई इक्वल ई नॉट कॉस ओमेगा टी। ये ई नॉट क्या होता था बेटा? ई नॉट होता था पीक वैल्यू। ई नॉट क्या होता था बेटा? पीक वैल्यू होता था।
ये पीक वैल्यू। ओमेगा क्या होता था बेटा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ई क्या होता था? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ई क्या होता था? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। तो अगर हमको साइन फॉर्म में चाहिए, अगर हम लोग साइन फॉर्म में इक्वेशन को लिखना चाहते हैं, यानी ऐसे फॉर्म में लिखते हैं हम इक्वेशन, तो फिर भाई प्रोजेक्शन ऑफ ईएमएफ फेजर ऑन वर्टिकल एक्सिस represents instantaneous EMF। और बेटा अगर हम लोग को कॉस के फॉर्म में लिखना है, कोसाइन फॉर्म में लिखना है, तो फिर प्रोजेक्शन ऑफ EMF फेजर ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस represents इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। ठीक है ना? फेजर का किसी भी एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है वो किसको रिप्रेजेंट करता? इंस्टेंटेनियस वैल्यू को। तो देख बेटा, मैंने ये ईएमएफ फेजर लिया था, मैं ऐसे ही बेटा क्या ले सकता? करंट फेजर ले सकता। ये भाई देख, करंट फेजर। तो इसकी लेंथ रिप्रेजेंट करेंगे करंट की मैक्सिमम वैल्यू को। अब इसका प्रोजेक्शन ले लो, ये एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस का प्रोजेक्शन है। ठीक है, उसी तरीके से ये वर्टिकल एक्सिस का प्रोजेक्शन है। वर्टिकल एक्सिस का प्रोजेक्शन हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस का आई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो अगर बेटा तुमको साइन फॉर्म में चाहिए तो प्रोजेक्शन किस पे लो? वर्टिकल एक्सिस पे। और कॉस फॉर्म में चाहिए तो बेटा प्रोजेक्शन किसके ऊपर लो? किस पे लो बेटा? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ पे दोनों के एंगल सेम थे। ईएमएफ फेजर का भी एंगल टी समय पे ओमेगा टी था, और इसका भी बेटा करंट फेजर का भी टी समय पे एंगल क्या था? ओमेगा टी था। अब ये जरूरी नहीं बेटा कि दोनों के एंगल सेम हो। ऐसा हो सकता कि टी समय पे जो ईएमएफ फेजर है इसका एंगल ओमेगा टी हो, और जो करंट फेजर है इसका एंगल कुछ और हो। ये देखिए करंट फेजर। ठीक है, दोनों की लेंथ भी अलग हो सकती है। ये बेटा, ये किसका एंगल है? करंट फेजर का। और जो मैं ब्लैक करूंगा, ये दोनों के बीच का क्या है? डिफरेंस है। दोनों के फेस के बीच का क्या है? डिफरेंस है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेस डिफरेंस। ठीक है, देखना बेटा, जैसा ई क्या है? ई नॉट साइन ओमेगा टी में साइन के फॉर्म में लिखता बेटा, और आई है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 30। तो देखिए, जो साइन के सामने रहता ना, ये फेस रहता। जो साइन के सामने रहता है, ये क्या रहता? फेस रहता। तो ईएमएफ का फेस कितना है? ईएमएफ का फेस है ओमेगा टी, और करंट का फेस है ओमेगा टी प्लस 60। तो देखो बेटा, ईएमएफ का फेस कितना है? ओमेगा टी। करंट का फेस क्या है? ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3। ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3 यानी ईएमएफ के फेस से पाई बाय 3 आगे है। तो हम लोग इसको ऐसा बोलेंगे कि जो करंट है आगे है, यानी हम लोग बोलेंगे करंट लीड्स ईएमएफ बाय अ फेज ऑफ पाई बाय 3।
ठीक है, करंट ईएमएफ से π/3 आगे चल रहा। ठीक है, यानी ये फाई क्या था, फेज डिफरेंस, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस हो जाएगा हमारा π/3। देखो ना, ईएमएफ और करंट दोनों के फेज में कितना डिफरेंस है, π/3 का डिफरेंस है, और करंट में π/3 प्लस है, यानी करंट आगे चल रहा। या हम लोग इसको ऐसा ही बोल सकते हैं, ईएमएफ लैग्स करंट बाय अ फेज ऑफ π/3। यानी देखो बेटा, ये करंट है और ये ईएमएफ है। जो ईएमएफ है वो करंट से π/3 पीछे चल रहा। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं बेटा, ऐसा अगर फेज डिफरेंस जीरो है, फेज डिफरेंस जीरो है, तो बेटा फिर दोनों ईएमएफ फेजर और करंट फेजर दोनों साथ में रहेंगे। अगर करंट लीड कर रहा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट का फेजर ऊपर रहेगा और ईएमएफ का फेजर नीचे रहेगा। अगर करंट लीड करता तो करंट लीड करता या ईएमएफ लैग करता। अगर ईएमएफ लीड करता या करंट लैग करता, अब लीड कौन कर रहा है, ईएमएफ कर रहा, तो फेजर डायग्राम में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ईएमएफ ऊपर रहेगा और करंट फेजर नीचे रहेगा। ठीक है, और दोनों के बीच में का जो एंगल है वो कहलाएगा दोनों का फेज डिफरेंस। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। हमने एक रेजिस्टर लिए जिसका रेजिस्टेंस R है और इसको एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ के सोर्स से ज्वाइंट कर दिए। लेट अ रेजिस्टर of resistance R is connected to an source of alternating EMF. Let E equal E naught sin omega t be the instantaneous EMF at any time t। किसी भी t समय पे EMF की वैल्यू कितनी है, E naught sin omega t। ठीक है बेटा, अब हमने बोले I is the instantaneous value of current at any time t। तो बेटा करंट क्या होता है, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, ईएमएफ कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, रेजिस्टेंस कितना है आर, तो बेटा ई नॉट अपॉन आर, इसको हम लोग लिख लेते हैं आई नॉट। तो यहाँ पे आई नॉट क्या हो जाएंगी, पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है बेटा, अब ईएमएफ का फेज देखो कितना है बेटा, फेज देखने के लिए दोनों के अगर एक में साइन है तो दूसरे में भी साइन ही होना, और यदि एक में कॉस है तो दूसरे में भी कॉस होना, साइन कॉस वाला पार्ट सेम होना। तो देखो दोनों में साइन है, तो देख बेटा ये हो जाएगा ईएमएफ का फेज और ये हो जाएगा करंट का फेज। तो भाई दोनों के फेज में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का फेज क्या है, सेम। तो देख भाई यहाँ पे फेज ऑफ ईएमएफ कितना है, ओमेगा टी, एंड फेज ऑफ करंट ये भी कितना है, ओमेगा टी। तो बेटा फेज डिफरेंस कितना हो गया, जीरो।
फेज डिफरेंस कितना हो गया, 0। यानी बेटा जो फेजर डायग्राम बनेगा उस फेजर डायग्राफ में ईएमएफ फेजर और करंट फेजर दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर लेंगे। देखो ये करंट फेजर है और ये ईएमएफ फेजर, दोनों का फेज कितना है बेटा, ओमेगा टी। इसका प्रोजेक्शन, क्योंकि मैं साइन फॉर्म में ले रहा, तो प्रोजेक्शन ऑन वर्टिकल एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू को। तो देखो ये मैंने करंट फेजर का प्रोजेक्शन लिया वर्टिकल एक्सिस पे, ये रिप्रेजेंट करेगा इंस्टेंटेनियस करंट को, और ईएमएफ का जो प्रोजेक्शन है वो रिप्रेजेंट करेगा इंस्टेंटेनियस करंट को। ठीक है बेटा। अब अगर मैं इनका डायग्राम बनाऊं, ये डायग्राम जो कि क्या बताता है, वेरिएशन ऑफ ईएमएफ विथ टाइम, वेरिएशन ऑफ ईएमएफ विथ टाइम। तो देख बेटा ईएमएफ में क्या है, साइन है, तो साइन का ग्राफ बनेगा, ये देखा ऐसा साइन का ग्राफ बनेगा, ये साइन का ग्राफ बनेगा। ठीक है, और साइन क्या है, ई नॉट है, तो ये ग्राफ बेटा प्लस ई नॉट से माइनस ई नॉट के बीच में ऑसिलेट करते रहेगा, प्लस ई नॉट से माइनस ई नॉट के बीच में ऑसिलेट करते रहेगा। और जो करंट है बेटा, करंट में भी साइन है, तो करंट का भी ग्राफ ऐसा बनेगा, लेकिन जो उसका एम्पलीट्यूड है, देखिए यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना था, ई नॉट। तो बेटा अब जो करंट का एम्पलीट्यूड है वो ई नॉट से ज्यादा भी हो सकता है, और डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस 1 से छोटा है तो फिर जो आई नॉट की वैल्यू आएंगी वो ई नॉट से ज्यादा आएंगे। देखना बेटा आई नॉट क्या है, ई नॉट अपॉन आर। अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी है तो बेटा फिर आई नॉट क्या आएगा, अगर आर 1 से बड़ा है तो फिर आई नॉट छोटा आएगा, ई नॉट बड़ा आएगा। लेकिन अगर आर 1 से छोटा है तो आई नॉट बड़ा आएगा, ई नॉट छोटा आएगा। तो कोई भी एक केस ले ले बेटा, जैसा मैं बोला कि आर 1 से बड़ा है, तो यही ग्राफ देख बेटा ऐसा बने, आर क्या है 1 से छोटा है, तो देखिए ग्राफ ऐसा बनेगा। क्या बेटा बात समझ में आई, ये ग्राफ ऐसा बनेगा, कोई फेज डिफरेंस नहीं है। यानी जब ईएमएफ मैक्सिमम होगा तो उसी समय पे बेटा करंट भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जिस समय पे ईएमएफ 0 होगा तो उस समय पे बेटा करंट भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई फेज डिफरेंस नहीं है। अब करंट में क्या था बेटा, आई नॉट था, तो आई का ग्राफ जो है वो प्लस आई नॉट से माइनस आई नॉट के बीच में ऑसिलेट होते रहेगा। ठीक है बेटा, देखो जब ईएमएफ 0 तो करंट भी 0, जब ईएमएफ मैक्सिमम तो करंट भी मैक्सिमम, जब ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम तो करंट भी अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम, क्योंकि दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। क्या क्लियर है बेटा?